अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। तो अब हम लोग कर रहे थे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया और प्रेवलेंस ये सब आपको मिल जाएगा एक पार्ट 1 पे, और फर्दर हम इस पार्ट पे डिस्कस करते हैं। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स वैसे तो हमने पहले भी देखे होंगे। टेम्परामेंटल होती हैं, बिहेवियरल इनहिबिशन, नेगेटिव अफेक्टिविटी, हार्म अवॉइडेंस, रिवॉर्ड डिपेंडेंस। फिर है अटेंशनल बायस टू थ्रेड हैव बीन एसोसिएटेड विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कि उनको रिवॉर्ड चाहिए होता है, अगर रिवॉर्ड ना मिले फिर डिपेंडेंसी डेवलप हो सकती है। एडिशनल बायस हो सकते हैं, लाइक कि ये थ्रेड है मुझे, अगर मुझे ये हो गया, अगर ये हो गया, अगर ऐसे नहीं हुआ वैसे हो गया, जो वो नहीं चाहते अगर वो होने का खदशा है तो वो उनके लिए अटेंशनल बायस टू थ्रेड है। ठीक है, कि वो उस खतरे की तरफ को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नेगेटिव अफेक्टिविटी, बिहेवियर इनोवेशन, हार्म अवॉइडेंस, इन सब में तो वीडियोस भी हैं इन डिटेल, तो अगर आपको समझना है आप वो भी देख लें। वैसे नेगेटिव अफेक्टिविटी यही है, कोई भी इमोशन हद से ज़्यादा और नेगेटिव इमोशंस हो। ठीक है, नेगेटिव इमोशन सैड, एंगर और इरिटेबिलिटी, इस तरह के इमोशंस हो जाते हैं। हार्म अवॉइडेंस के उस खतरे को अवॉइड करने के लिए वो चीज़ ही नहीं कर रहा, वो उस काम की तरफ ही नहीं जा रहा। बिहेवियर इनहिबिशन के वो काम करना छोड़ता जा रहा है। ठीक है, वैसे भी इन डिटेल ये तो मैंने बहुत आसान लफ्ज़ों में बस ऐसे बता दी हैं। इन डिटेल इनकी डेफिनेशन जो सी है वो टर्मिनोलॉजी, साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इन्वायरमेंटल में वही चीज़ें कि चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़ ऐसी रही हैं, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं कि जिनकी वजह से पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस कैसी ओवर प्रोटेक्शन रहा है उसके ऊपर पेरेंट्स का, या ओवर कंट्रोल उसने फील किया है, या रेनफोर्समेंट ऑफ अवॉइडेंस रही है उसमें। तो इससे क्या हुआ है कि ये एसोसिएट कर सकता है जीएडी के साथ, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ। उसके बाद जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी देख लेते हैं, वो भी यही चीज़ है कि 1/3 रिस्क जो है ना एक्सपीरियंसिंग जीएडी वो है जेनेटिक फैक्टर्स, और जेनेटिक फैक्टर्स जो से वो ओवरलैप करते हैं नेगेटिव अफेक्टिविटी से, नेगेटिव अफेक्टिविटी से ओवरलैप करके फिर शेयर करते हैं एंजाइटी एंड मूड डिसऑर्डर्स को। ठीक है, और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो सकते हैं कि पहले जेनेटिक फैक्टर्स ओवरलैप कर रही हैं नेगेटिव अफेक्टिविटी से, और कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के सिम्पटम्स आते हैं, फीचर्स आते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन हम देख लेते हैं। इसमें डायग्नोसिस जो है वो हम एंजाइटी डिसऑर्डर तब देंगे अगर वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हुआ हो। ठीक है, ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन शुड बी असाइंड इफ द इंडिविजुअल्स एंजाइटी एंड वरी आर जज्ड बेस्ड ऑन हिस्ट्री, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स and physical examination, physiological effects of another specific medical condition। ठीक है, फियोक्रोमोसिटोमा और हाइपरथायरॉयडिज्म, इन सब की वजह से भी एंजाइटी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो अगर यहाँ पे हमने एंजाइटी डायग्नोस करनी हो कि एंजाइटी है इसको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, तो उस मेडिकल कंडीशन, उसकी सब्सक्रिप्शन, कौन सी मेडिकेशन ली जा रही है, वो चीज़ भी हम देखेंगे, और फिर हम क्या कहेंगे कि इसको एंजाइटी हो रही है इस मेडिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है, जब एक इंसान की एंजाइटी को यहाँ पे एक्सेसिव वरिंग को हम जज करें बेस्ड ऑन हिस्ट्री, उसकी जो से टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स जो से उसके आए हैं वो सारे, उनकी बेस पे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो मेडिकल कंडीशन है उसकी क्या हो सकती है। अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म देखें, ठीक है, उसके बाद फियोक्रोमोसाइटोमा देखें, डायबिटीज़ देखें, इन सब में फिर हमें कहीं ना कहीं जीएडी देखने को मिल जाता है, इसके फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं इन बीमारियों के साथ। उसके बाद सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड, अगर वो कोई मेडिकेशन या कोई ऐसा सब्सटेंस ले रहा है जिसकी वजह से डिस्टिंग्विश्ड जीएडी जिनसे उस बंदे पे जीएडी की फीचर्स डेवलप हो गए हैं, देन फैक्ट क्या होगा कि वो उस सब्सटेंस या उस मेडिकेशन की वजह से वो एंजाइटी जो सी है वो रिलेट करी है। ठीक है, इटियोलॉजिकली वो एंजाइटी जो सी उस मेडिकल या सब्सटेंस के इस्तेमाल की वजह से आई है, तो वहाँ पे हम कह देंगे सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी। ठीक है, अब ड्रग ऑफ अब्यूज़ और एक्सपोजर टू टॉक्सिन भी हो सकती हैं मेडिकेशन में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी, सिवियर एंजाइटी दैट अकर्स ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैवी कॉफ़ी कंजप्शन, कि जब एक इंसान हैवी कॉफ़ी कंजप्शन कर रहा होता है तो उसमें एंजाइटी लेवल भी इंक्रीज़ करता है। तो फिर यहाँ पे हम डायग्नोस करेंगे कॉफ़ी इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में एक इंडिविजुअल है जो एक्सेसिवली परेशान हो रहा है अबाउट द सेपरेशन विद हिज अटैचमेंट फिगर, कि अगर वो अपनी अटैचमेंट फिगर से सेपरेशन की वजह से परेशान है तो वो होगा सेपरेशन विद एंजाइटी, वो होगा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर वो ऐसा इतना परेशान नहीं होता अपनी अटैचमेंट फिगर की वजह से, लेकिन दूसरे भी बहुत से मामला हैं, अदर एक्सेसिव वरीज हैं उसके लिए जिनके बारे में वो कंसर्न्ड है, तो फिर जीएडी डायग्नोस करेंगे।
पैनिक डिसऑर्डर, अगर पैनिक अटैक्स ट्रिगर हो रहे हैं उसके GAD की वजह से तो हम पैनिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उस बंदे को अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आ गए as well as shows persistent concern and worry और behavioral change because of the attacks, और उन अटैक्स की वजह से उसका behavioral change भी हो रहा है और persistent concern of being attacked again, ये दोबारा से भी आ सकता है, इस चीज़ का मुसलसल अगर उसको कंसर्न रह रहा है, फिर एडिशनल डायग्नोसिस जो है वो पैनिक डिसऑर्डर शुड बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो फिर हम एडिशनल डायग्नोसिस जो है वो पैनिक डिसऑर्डर कर देंगे, GAD के साथ एडिशनली पैनिक डिसऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर आउट ऑफ नोवेयर सडन उसको पैनिक अटैक आ रहा है, किसी सडन परेशानी की वजह से फ़ौरन से पैनिक अटैक आ गया, तो फिर वो क्या होगा, वो पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर होगा। ठीक है, लेकिन अगर GAD में अगर उसको एक्सेसिव वरी के बाद फिर आ रहा है तो फिर हम पैनिक डिसऑर्डर कहेंगे एडिशनल डायग्नोसिस में। उसके बाद है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर या सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है, इंडिविजुअल विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वरी अबाउट मल्टीपल इवेंट्स। अब वो मल्टीपल इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ओनली वन ऑफ विच मे इन्वॉल्व देयर हेल्थ। अब एक इंडिविजुअल है जो कि डर रहा है कि उसकी बीमारी जो सी है, उसको कोई बीमारी है और उसकी बीमारी जो सी है वो डायग्नोस भी होनी चाहिए, और वो सिर्फ अपने सोमैटिक सिम्टम्स पे ही फोकस्ड करके तो बार बार ट्रीटमेंट या फिर टेस्ट या मेडिकल अटेंशन ले रहा है। उसके बाद स्पेसिफिक फोबियाज़ एक मखसूस चीज़ के बारे में अगर उसको डर है तो वो है स्पेसिफिक फोबिया। अगर ओवरऑल काफ़ी चीज़ों के बारे में वो वरीड रहता है और कंसर्न्ड रहता है तो फिर है GAD। ठीक है, इसी तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव में क्या है, अनवांटेड थॉट्स, अर्जेस एंड इमेजेस होंगे, इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट्स, अर्जेस एंड इमेजेस होंगी ऑब्सेशंस में, और उस ऑब्सेशंस के साथ कोई ना कोई एक रिचुअल या कंपल्शन अटैच हो जाता है, एसोसिएट कर जाता है, जिसकी वजह से फिर हम स्पेसिफिक फोबिया और OCD को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में एज सच अनवांटेड नहीं होता, वो एक चीज़ को लेके सोचना शुरू करता है और उसकी वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशंस को भी सोचता है, अगर ये हो गया, ऐसे हो गया, अगर ऐसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, इस तरह ना। उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर देख लेते हैं। एंजाइटी, अब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो एंजाइटी जो सी है वो प्रेजेंट है किसी पास्ट स्ट्रेसफुल इवेंट के रिलेटेड। ठीक है, और अब सिम्टम्स जो से हैं वो पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस इवेंट की वजह से ही हैं या फिर उसकी वजह से ही मैनिफेस्ट होते हैं। ठीक है, जो भी उसके सिम्टम्स हैं तो फिर हम कह देंगे कि ये इसको PTSD है। लेकिन अगर उसको फ्यूचर के बारे में एंजाइटी रहती है, फ्यूचर में ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और एक्सेसिव और डिफरेंट इवेंट्स के बारे में रहती है फिर GAD। लेकिन अगर पास्ट उस मखसूस इवेंट की वजह से वो अपने फ्यूचर को लेके परेशान है, या फिर अगर ऐसा हो गया मुझे तो ये भी है, मुझे ऐसे भी हो गया था, पहले भी ऐसे हुआ था, अगर अब ऐसे हो गया, इस तरह के अगर थॉट्स आ रहे हैं उस पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट के रेलिवेंट, तो फिर PTSD है। उसके बाद फिर एंजाइटी जो सी है वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के साथ भी हम करेंगे। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर को अगर हम करें तो वो है रेजिडुअल कैटेगरी है, शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्राइटेरिया आर नॉट मेट फॉर एनी अदर मेंटल डिसऑर्डर। ये एडजस्टमेंट जो है वो रेजिडुअल कैटेगरी है, अगर हमें ऐसा फील हो कि ये डायग्नोसिस जो है किसी तरफ नहीं जा रहा, एंजाइटी है लेकिन इसका डायग्नोसिस ऐसा कहीं और नहीं जा रहा, तो फिर हम इसको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में डाल देते हैं कि मे बी वो बंदा एडजस्ट नहीं कर पा रहा उस स्पेसिफिक जगह पे, इस वजह से है। या फिर अगर हमने ये भी हिस्ट्री में चेक करना है कि कहीं उसने कोई जगह तो नहीं चेंज की, अगर उसने जगह चेंज की हुई है तो फॉर श्योर कन्फर्म्ड इसमें ही आ जाएगा फिर। ठीक है, डिप्रेसिव बाइपोलर और साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो से है ना, इसमें जनरलाइज एंजाइटी, वरी और ये सब कॉमन फीचर्स हैं कि एंजाइटी, डिप्रेसिव फीचर्स और एंजाइटी के फीचर्स कॉमन होते हैं बाइपोलर में और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में। तो उसमें हमने जनरलाइज एंजाइटी वगैरह जो से है वो हम कॉमोबिट में तब लिखते हैं बाइपोलर साइकोटिक डिसऑर्डर्स में अगर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लिनिकल अटेंशन, या वो स्वेयरली डिप्रेस्ड है या स्वेयरली एंजाइटी फेस कर रहा है और उसको उसके लिए क्लिनिकल अटेंशन चाहिए, तब हम कॉमोबिटी में इन चीज़ों को ऐड करते हैं, वरना एज ए सेकेंडरी सिम्टम्स इन लोगों को लेते हैं। ठीक है, और एज ए सेकेंडरी सिम्टम ही इन लोगों को अपने एजेंडा में, ट्रीटमेंट एजेंडाज में ऐड करते हैं।
उसके बाद फिर हम कोमॉर्बिडिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आ जाता है कि इंडिविजुअल हुज प्रेजेंटेशन मीट क्राइटेरिया फॉर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आर लाइकली टू हैव मेट, ठीक वो लोग अब यहाँ पे हम कॉमोबिटी में बात कर रहे हैं कि वो लोग जो कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिनको कहते हैं, उनमें अक्सर उन लोगों में यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के फीचर्स भी पाए जाते हैं, या दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स के फीचर भी पाए जाते हैं, लाइक सप्रेशन, एडजस्टमेंट इश्यूज़ भी देखने को आ जाते हैं, और सप्रेशन, सोशल, स्पेसिफिक फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, इस तरह के दूसरे जिनसे हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं उनके भी कोई ना कोई फीचर हमें देखने को मिल सकता है। नेगेटिव अफेक्टिविटी, इमोशनल लायबिलिटीज़ जो सी हैं वो अंडरपिन्स पार्टनर होते हैं, कोमोबिट करते हैं टेम्परामेंटल एंटीसीडेंट्स के साथ। जेनेटिक इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स जो से होते हैं ये भी इस डिसऑर्डर में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोमोबिट करते हैं सब्सटेंस यूज़, कंडक्ट और साइकोटिक, न्यूरो डेवलपमेंटल और न्यूरोकोग्निटिव डिसऑर्डर्स के साथ इसकी कोमोबिडिटी जो सी है वो लेस है। न्यूरोकोग्निटिव, सब्सटेंस यूज़, कंडक्ट, साइकोटिक एंड न्यूरो डेवलपमेंटल, इन फीचर्स के साथ जीएडी की कोमोबिडिटी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आई है, और कोई भी क्वेरीज है यू कैन आस्क मी ऑन अ कमेंट बॉक्स, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब तो मस्ट है। जल्दी से